लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, हम अच्छी तरह से जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर्स को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट होता है, जो जवाब आता है हमारे पास, जो प्रोडक्ट आता है, जो क्वांटिटी आती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं कि सी पर इस वक्त कोई एरो नहीं है। एरो ना होने की वजह से हम कह सकते हैं दैट इट इज दिस स्केलर क्वांटिटी। अब डायग्राम में क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी आप सबको सिखा रखा है कि जब भी प्रोडक्ट लिया जाता है या वेक्टर्स की जब भी बात की जाएगी, चाहे एडिशन चल रही हो, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल की बात की जाएगी, तो आप सबसे पहले इन दोनों की टेल्स को कंबाइन करेंगे। कोई ऐसे भी कहा जा सकता है दैट बोथ वेक्टर्स आर ब्रॉट एट अ कॉमन ओरिजिन। ये जो एंगल हमारे पास बनेगा, इन दोनों का एंगल थीटा कहलाएगा। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्मूला में डॉट प्रोडक्ट विच इज बेसिकली एन ऑपरेशन, अगर हम इसको ओपन अप करते हैं तो इसका मतलब होगा वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, देन कॉस ऑफ थीटा, यानी कॉस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ये हमारे पास जो जवाब आया, जो फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आइए देखते हैं इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है। हमारे पास जो स्केलर आया है डॉट प्रोडक्ट में, इट कैन बी रिटन लाइक, अगर मैं ए वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को बाहर लिख दूं, राइट डाउन कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में मैंने लिखा बी कॉज ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज दिस बी कॉज ऑफ थीटा? दिस इज व्हाट, डायग्राम पे आते हैं, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये इनका एंगल थीटा है। ये अगर मैं वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये जो चीज बनती है, इसे मैं बी ऑफ वाई कह सकता हूं। वेक्टर बी का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि बी साइन ऑफ थीटा होगा, और ये जो मेरे पास बना दिस वन विच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी एक्स, इट इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब वेक्टर बी का, चूंकि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास बी कॉस ऑफ थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बी कॉस ऑफ थीटा क्या है? बी कॉस ऑफ थीटा इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो हम इसको वर्डिंग में ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर मैं बी को बाहर ले आऊं और ए कॉस ऑफ थीटा को अंदर प्लेस कर दूं तो उसका रिवर्स हो जाएगा। ए कॉस ऑफ थीटा रिप्रेजेंट करेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको इन तमाम अंदाज से लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारी डेली लाइफ में डॉट प्रोडक्ट की सबसे बड़ी एग्जाम्पल दैट इज वर्क। वर्क के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं that work can be written as F dot D, force एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। वर्क इट मींस अ स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा पावर को भी हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू F डॉट V। तो पावर जो है बेसिकली इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द वेलोसिटी। यहां पर वो दूसरी डायग्राम जिसमें हम A कॉस ऑफ थीटा को प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग वेक्टर B भी देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट की, जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, मींस बाय नेचर इट इज कम्यूटेटिव, व्हिच मींस व्हाट, दैट A डॉट B इज ऑलवेज इक्वल टू B डॉट A। इसका मतलब ये कि अगर आप प्रोडक्ट के सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो याद रखिएगा, सीक्वेंस चेंज भी कर देंगे, जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता यहां पर ये है कि यहां पर हमारे पास A डॉट B, सपोज करें इसको मैं C का नाम दे देता हूं, और B डॉट A को अगर मैं C प्राइम का नाम दूं, तो बताइए ये कौन सी क्वांटिटी है? आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? हम ये जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज रिजल्ट इन स्केलर क्वांटिटी। तो ये दोनों स्केलर्स हैं और स्केलर्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये दोनों स्केलर्स हूबहू सेम है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इक्वल का मतलब कि मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, इसका मतलब द बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। आप क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, व्हाट इज एंगल बिटवीन A डॉट B एंड B डॉट A? स्टूडेंट्स, यहां पर बच्चे ज्यादातर गलती क्या कर सकते हैं, वो जब A डॉट B को B डॉट A के इक्वल देखते हैं तो वो समझते हैं चूंकि इक्वल है तो इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, A डॉट B की और B डॉट A की डायरेक्शन सेम होगी। वो फौरन जाकर अल्फा को सिलेक्ट कर लेते हैं 0 डिग्री को। मैंने अभी आपसे शेयर किया कि A डॉट B तो एक स्केलर क्वांटिटी है और B डॉट A भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर्स की तो डायरेक्शन ही नहीं होती। जब डायरेक्शन नहीं होती तो उनके दरमियान एंगल भी
नहीं हो सकता। इसका मतलब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, इसका जवाब होगा नॉट पॉसिबल, मीन्स दे कैन नॉट हैव द डायरेक्शन, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी, दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स, यहां से बड़े बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक बात याद रखिएगा, जो नहीं पता होता और इसके बारे में बड़ी कॉन्फ्यूजन मार्केट में मौजूद है, टीचर्स भी बाद का मिस्टेक्स करते हैं, दैट इज मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव। कब ये मैक्सिमम पॉजिटिव हो सकता है? एक बात याद रखिएगा, अगर मेरे पास एंगल दो वेक्टर्स का जीरो है, इसका मतलब दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, यू कुड सी दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इनका एंगल लाजिमन जीरो होगा। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनका डॉट प्रोडक्ट जब लिया जाएगा तो ए बी कॉज ऑफ जीरो, याद रखिएगा कॉस जीरो पर 1 देता है। जब 1 आंसर आएगा तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा ए बी विच इज इक्वल टू पॉजिटिव मैक्सिमम। तो पता ये चला कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, उनके दरमियान एंगल जीरो होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट विल गिव यू अ मैक्सिमम पॉजिटिव आंसर। इसकी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, वर्क के अकॉर्डिंगली देखते हैं। सपोज करें वर्क हमारे पास है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। सपोज करें फोर्स हमारे पास थी 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थी 2 मीटर, और इन दोनों का एंगल जो था इट वाज 0 डिग्री। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 10 इंटू 2 कॉज ऑफ 0 1 होता है, इट विल गिव मी 20 ऑफ जूल। सो याद रखिएगा ये इस फोर्स के लिए और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए 0 डिग्री पर इसका मैक्सिमम आंसर होगा। इससे बड़ा आंसर नहीं हो सकता अगर फोर्स यही हो और डिस्प्लेसमेंट यही हो। तो 0 के लिए इसको पॉजिटिव मैक्सिमम का नाम हम दे सकते हैं, वी कैन कॉल इट पॉजिटिव मैक्सिमम। अब साथ ही मैं नेगेटिव मैक्सिमम की बात करना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर ये मिसकॉन्सेप्शन है कि नेगेटिव वर्क छोटा होता है पॉजिटिव वर्क से। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा वर्क के साथ प्लस या माइनस हरगिज ये शो नहीं करता कि पॉजिटिव वर्क बड़ा है और नेगेटिव वर्क छोटा। कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। सबसे पहली बात, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं विच आर मेकिंग एंगल ऑफ 180 डिग्री, मींस दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो याद रखिएगा जब आप यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करेंगे, cos ऑफ 180 हमारे पास आएगा -1। ये हमें क्या देगा? इट विल गिव अस नेगेटिव मैक्सिमम। ये हमें नेगेटिव मैक्सिमम देगा। वही हम एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं कि अगर वही सारी वैल्यूज फोर्स की हों, यानी फोर्स हमारे पास 10 हो, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2 हो और कॉज ऑफ 180 से हमारे पास -1 आ जाए, तो जवाब हमारे पास आएगा -20 ऑफ जूल। अब मेरा सवाल आपसे ये है, बताइए -20 जूल बड़ा वर्क है या +20 जूल बड़ा वर्क है? याद रखिएगा ये दोनों वर्क एग्जैक्टली सेम है, इनमें से कोई वर्क बड़ा या छोटा नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिनिमम पर जाते हैं। मिनिमम वर्क, याद रखिएगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर ए और बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं, तो कॉज ऑफ 90 के लिए तो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 0 होगी और 0 ही मिनिमम वर्क है। तो वर्क मिनिमम तब होगा जब कोई वर्क नहीं होगा। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ग्रेटर। देखें अभी मैंने आपको सिखाया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ग्रेटर के एक मिसकॉन्सेप्शन है मार्केट में मौजूद है, टीचर्स भी बात कर इसको कोट कर जाते हैं। देखिए अल्फा कहता है कौन सा वर्क बड़ा? पहला लिखा हुआ +100 जूल अल्फा, बीटा लिखा हुआ -1000 जूल, चार्ली लिखा हुआ -100 जूल। हमने सबसे बड़ा वर्क निकालना है। तो याद रखिएगा जब भी वर्क की बात की जाती है बड़ा वर्क कौन सा है, तो आप कभी साइन को नहीं देखते, आप सिर्फ ये देखते हो कि वैल्यू कौन सी बड़ी है। तो इसका मतलब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आती है -1000 जूल। सो दिस इज द बिगेस्ट वर्क। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और एंगल्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स डॉट प्रोडक्ट रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू? के डॉट प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम का हाफ कब होगा, किस एंगल के लिए? देखिए ये बात तो बड़ी क्लियर होगी कि अगर हमारे पास C एक स्केलर क्वांटिटी है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B, देन वी नो दैट दिस रिलेशन इज इक्वल टू A B cos ऑफ थीटा। अब cos थीटा 0 के लिए मैक्सिमम वैल्यू देता है 1 मैक्सिमम, और मैक्सिमम वर्क क्या हो सकता है? हमारे पास जो मैक्सिमम वर्क हो सकता है दैट इज AB। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एंगल ऐसा है 45, 60, 30 डिग्री या 90 डिग्री
जिनके लिए वर्क अपने मैक्सिमम यानी ए बी का हाफ रह जाएगा। अब ए बी का हाफ रहने का मतलब है यहाँ पे ए बी ओवर 2 आना चाहिए। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस ऑफ थीटा, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस वैल्यू ऑफ एंगल थीटा के लिए हाफ देगी, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बन जाएगी, दैट इज द चार्ली वन। सो यू मस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत दफा आ चुके हैं। आपको जुबानी याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट 60 डिग्री पर अपने मैक्सिमम का हाफ देता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स डॉट प्रोडक्ट बिकम्स √3/2। ले स्टूडेंट डायरेक्टली कर सकते हैं, कॉस किस एंगल के लिए √3/2 देगा, तो वो दैट इज 30 डिग्री। तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जुबानी याद रख लें। कंसिडर द फिगर, अब ये एक बहुत ही अहम सवाल आ गया। कंसिडर द फिगर, एक डायग्राम हमें दिखाई गई है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें शो किए गए हैं। अब मजे की बात ये कि यहाँ पे जो एंगल थीटा दिखाया गया है, इट इज नॉट द एक्चुअल एंगल विच नॉर्मली इज ओवर देयर बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बल्कि ये तो बाहर वाला एंगल है। अब कहता क्या है देखते हैं, एंड सिलेक्ट एट विच वैल्यू ऑफ थीटा। इसका मतलब हमने इस एंगल की बात करनी है, इस एंगल की क्या वैल्यू होनी चाहिए, व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट बिकम्स मैक्सिमम हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं सिंपल सी बात बताऊंगा। देखिए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान इस एंगल पर डिपेंड कर रहा है। अगर इस एंगल पर डिपेंड करे तो ये एंगल इस वक्त क्या है, दैट इज बेसिकली 90 माइनस थीटा। इसके पेश नजर अगर मैं अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला डेवलप करूं, दैट इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 में से थीटा माइनस हुआ तो हम सब जानते हैं कि ए बी कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन ऑफ थीटा में। इसका मतलब यहां तो देखा जाए तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की जाए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास इस वक्त है, दैट इज साइन ऑफ थीटा। और साइन किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होता है, दैट इज 90 डिग्री। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सारे बच्चे फौरन से पहले डॉट प्रोडक्ट को मैक्सिमम करने के लिए यकीनन सी बात है जीरो की तरफ जाएंगे कि कॉस जीरो पर मैक्सिमम होता है। लेकिन यहां पर हमारे पास अगर बात की जाए तो बेस्ट यानी ये जवाब बच्चे अमूमन सिलेक्ट कर रहे होंगे कि डॉट प्रोडक्ट तो इस पर मैक्सिमम होगा या फिर इस पर मैक्सिमम होगा, बट आवर आंसर इज डेल्टा। यहां पर हमारा आंसर डेल्टा विच इज 90 डिग्री। विद रेफरेंस टू द अबव क्वेश्चन, रिलेशन फॉर द डॉट प्रोडक्ट विल बी, वो कह रहा बताओ ऊपर वाली डायग्राम के हवाले से या क्वेश्चन के हवाले से अब डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास अभी मैंने आपके सामने प्रूव किया, दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी ए बी साइन ऑफ थीटा rather than cos of theta. So Charlie is the best option. Next slide की तरफ चलते हैं। Characteristics of dot या scalar product में हम ये बात जानते हैं कि I dot I, J dot J और K dot K that always results into 1। और अगर perpendicular हो जाए I dot J, J dot K, K dot I, it will give you 0। इसी तरह से अगर हमारे पास वेक्टर A AXI प्लस AYJ प्लस AZK हो और बी हमारे पास हो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो हम प्रूव कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। वेल लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो ऐसा भी मुमकिन है कि मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो जवाब है फिजिकल क्वांटिटी जो पैदा हो, जो जन्म ले, दैट इज बेसिकली दैट मे बी अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक दिस सी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर्स, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास जो जवाब आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम सब जानते हैं, टॉर्क विच इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर and the force applied on a body. Torque is the turning effect of the force, which is the best example. अब जनरली अगर बात की जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं इसको ओपन अप करता हूं तो याद रखिएगा वेक्टर जो सी हमारे पास आएगा क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, देन वी विल गेट हियर
the magnitude of vector A, the magnitude of vector B and sin of theta। यहां तक तो आपके पास वेक्टर C जो है इसकी मैग्नीट्यूड है। दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C। देन व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर C, मींस यूनिट वेक्टर। ये इसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा, तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए, वेक्टर ए, वेक्टर बी। ज़ाहिर है यहाँ पर हम चूंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इन्वॉल्व है वो साइन ऑफ थीटा, तो हम वेक्टर बी का वो कंपोनेंट कंसीडर करेंगे विच इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। These two are basically multiplied, so this represents magnitude of the vector C। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो हमारे पास आता है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही अहम नुक्ता तो आप सब ने हमेशा याद रखना है। देखिए, अगर हमारे पास वेक्टर ए सपोज करें अलोंग एक्स एक्सिस हो और वेक्टर बी अलोंग वाई एक्सिस हो, तो हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि यार आखिर वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या होगी। तो याद रखिएगा, वेक्टर सी की डायरेक्शन बताएगा ये एन यूनिट वेक्टर विच इज ऑलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए टू वेक्टर बी। यानी ये वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, और वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में लाई कर रहे होंगे, यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर वो जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं दैट इज बेसिकली एक्स वाई प्लेन। वो एक्स वाई प्लेन बनता है, एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताइए एक्स वाई प्लेन पर कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है? then obviously that is z axis, which shows that हमारे पास जो जवाब आएगा जो वेक्टर C होगा, it had to be along positive z axis और negative z axis। नेक्स्ट पे चलते हैं, आइए इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी मैंने आपसे शेयर किया, if vector C is equal to the cross product of vector A and vector B, the vector C must have a unit vector of the फॉलोइंग ऑप्शंस। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेक्टर सी होगा, और वेक्टर सी वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, और इन दोनों के प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगा। अब मुझे ये बताया गया कि वेक्टर ए जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, वेक्टर बी अलोंग वाई एक्सिस है, तो बताइए सी क्या होगा? तो यही से हम आसानी से गैस कर सकते हैं कि आई तो वो हो नहीं सकता क्योंकि आई तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे भी नहीं हो सकता, देन इट मस्ट बी के और माइनस के। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इस हवाले से हमने ऑलरेडी देखा, इसकी प्रैक्टिस भी की। जी, कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि ए डॉट बी was equal to B dot A, commutative nature। क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, it does not obey commutative law, इसकी नेचर commutative नहीं होती है, which means A cross B can never be equal to B cross A। अगर मुझे A cross B और B cross A को देखना हो तो आइए देखते हैं। अगर मुझे A cross B और B cross A को देखना हो तो मैं देख सकता हूं, ये मेरे पास वेक्टर इस डायग्राम में आते हैं, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, जब मैं ए क्रॉस बी की बात करूंगा तो मैं ए से बी की तरफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल में जाऊंगा, और व्हेन आई विल टर्न द फिंगर्स ऑफ माय राइट हैंड फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी, तो मेरा थंब अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेशन शो करेगा, जिससे पता चला कि ए क्रॉस बी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं इसका रिवर्स करूं और B क्रॉस A की बात करूं, B से A की तरफ आऊं, तो my thumb will point out in downward direction, which means B क्रॉस A is in downward direction। अब बच्चों, A क्रॉस B में और B क्रॉस A में क्या फर्क है? देखिए, अगर गौर करें तो इन दोनों का एंगल बनता है 180 डिग्री, which means that इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है मगर इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए ये बराबर नहीं हो सकते। देखिए हटा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखिए, ये सपोज करता हूं दैट दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर सी एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर डी। तो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? जी नहीं, ये इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए बिकॉज दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं
वेक्टर ए क्रॉस बी को ऐसे लिखूं इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो क्या होगा बच्चों? होगा ये कि इस माइनस की वजह से बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी है। इसका मतलब अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूंगा तो याद रखिएगा ये रिवर्स हो जाएगा, फिर ये अपर डायरेक्शन में आ जाएगा और माइनस बी क्रॉस ए यहां पर हमारे पास आ सकता है। और यहां से पता चला कि ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए ये इक्वल वेक्टर्स एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए। बच्चे क्या करते हैं, जो ही वो माइनस का साइन देखते हैं तो उनके ज़हन में सबसे पहले 180 डिग्री का जवाब आता, फौरन से पहले इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। बेटा अभी मैंने प्रूव किया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो पता ये चला कि यहां पे बेस्ट आंसर हमारे पास चार्ली होगा। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। सो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर दैट ए क्रॉस बी इज एंटी पैरेलल टू बी क्रॉस ए। ये तो एंटी पैरेलल है, इनका एंगल कितना बनता है अभी हमने देख लिया 180 डिग्री। सो माइनस बी क्रॉस ए, जब मैं इसके साथ माइनस लगा दूंगा तो ये इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और फिर ये अलोंग द सेम डायरेक्शन हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा टू वेक्टर ए क्रॉस बी। ये मैक्सिमम प्रैक्टिस हमने की, देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिपेंडेंस अपॉन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट थीटा पर कैसे डिपेंड करता? मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे यहां पर। क्रॉस प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन इन्वॉल्व होती है, साइन 90 के लिए मैक्सिमम देता, तो हमारे पास जवाब आएगा ए बी, एन यूनिट वेक्टर दैट विल गिव यू मैक्सिमम। स्टूडेंट यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सपोज करें ये वेक्टर ए है और दिस इज वेक्टर बी। अब इनके दरमियान इस वक्त एंगल जो बन रहा दैट इज 90 डिग्री। इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम होगा। ये बात हमने ऑलरेडी यहां पर देख ली, वी सीन इट कि मैक्सिमम होगा इसके लिए 90 डिग्री के लिए क्रॉस प्रोडक्ट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डायग्राम ऐसी होती, द डायग्राम वुड हैव बीन लाइक दिस वन, तो फिर आपके एंगल 270 लेते। तो याद रखिएगा मैंने ऑलरेडी आप सबको बता दिया हुआ है, ऑलरेडी हमने इसके फर्स्ट डिवीजन में देख लिया था कि दो वेक्टर्स का एंगल 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है 180 से बड़ा नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में 270 एंगल आ ही नहीं सकता, तब आप ये मिनिमम एंगल लेंगे और वो अगेन क्या होगा 90 डिग्री। इस पूरी प्रैक्टिस को आपको करवाने का बुनियादी मेरा जो मकसद था दैट वाज कि 90 डिग्री ही पर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, 270 वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मिनिमम पर जाते हैं, साइन किसके लिए 0 देता, तो साइन 0 डिग्री पर भी साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो यहां पर जो ही आप इनमें से कोई एक वैल्यू पुट करेंगे जवाब। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बाय डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट ने एक वेक्टर को पैदा करना है और हम ये बात जानते हैं कि इसका जवाब 0 अब नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मैं इसको 0 लिखूंगा, 0 एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट जब भी वैनिश होगा, खत्म होगा 0 या 180 डिग्री के लिए, तो उसका जवाब कभी 0 नहीं आएगा। इट विल ऑलवेज गिव अस अ नल वेक्टर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रॉस प्रोडक्ट इफ वैनिशेस it produces a null vector, not 0. You can never say that it can produce a 0. आइए इसी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। I dot j प्लस k क्रॉस k। देखिए I dot j हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाय डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करता, और k क्रॉस k हमारे पास देगा दैट विल गिव अस अ नल वेक्टर। तो बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है। देखें 0 एक स्केलर क्वांटिटी है और नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या हम इन्हें ऐड कर सकते हैं? याद रखिए हमने सेकंड चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी पढ़ा था दैट 0 कैन नॉट बी एडेड इनटू द नल वेक्टर बिकॉज 0 इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसका जवाब बेस्ट होगा नॉट पॉसिबल, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमारी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। I
जे और के कि साइकिल को जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप फॉलो करेंगे, मींस आई क्रॉस जे हो तो आपके पास जवाब के आएगा जो पॉजिटिव होगा। अगर जे क्रॉस के होगा तो आई आएगा पॉजिटिव होगा, के क्रॉस आई होगा तो जी होगा। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो मेरे पास आंसर में माइनस आने लग जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सब बच्चों ने याद रखना। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं। देखिए ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स आ गए हमारे पास, इन दोनों के दरमियान ये एंगल बना, दैट इज एंगल थीटा। अब मैंने जैसे ये वेक्टर ए ड्रॉ किया है वैसे मैंने ये वेक्टर ए भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। जैसे ये वेक्टर बी ड्रॉ किया, ये वेक्टर बी भी ड्रॉ कर दिया। तो मेरे पास ये जो डायग्राम आ गई है इट इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों याद रखिएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जिसके दो वेक्टर्स हो जो साइड्स हो, दैट इज दे आर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उस क्रॉस प्रोडक्ट हैज टू बी टेकन। तो याद रखिएगा, एरिया ऑफ सच अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि मैं सिर्फ बात मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड की कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास यूनिट वेक्टर नहीं आ सकता, तो इट विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। आइए इसके हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताइए इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो बिल्कुल सही है। ax is equal to ay at theta is equal to 45 डिग्री। तो बच्चों ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन आपसे लास्ट डिवीजन में शेयर कर चुका हूं कि यहां पर मॉडुलस तो नहीं है। अगर मॉडुलस होता तो फिर ये दोनों बराबर हो सकते थे। अब मॉडुलस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दो वेक्टर तभी बराबर हो सकते हैं, दे कैन ओनली बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो या इन दोनों की डायरेक्शन कभी सेम नहीं हो सकती, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कब हो सकता था, जब मॉडुलस लिया जाता। बीटा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बाद का बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, ए क्रॉस बी में साइन इन्वॉल्व है और ए डॉट बी में हमारे पास कॉज इन्वॉल्व है। तो बच्चे जानते हैं कि 45 पर साइन और कॉस सेम वैल्यू देते हैं, वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बेटा याद रखिएगा, एक क्रॉस बी यहां पर हमारे पास एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज वेक्टर सी सपोज, और जबकि ए डॉट बी इट रिप्रेजेंटिंग स्केलर। कभी भी एक वेक्टर और स्केलर आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब ये मुमकिन नहीं है। तो ये कब मुमकिन था, अगर यहां पर मॉडुलस बना होता। अगर यहाँ पे मॉडुलस होता, यानी ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की बात करता, तो यहाँ पे आपके दिल में ये बात आएगी कि यार इसका मतलब ए क्रॉस बी बराबर हो सकता है ए डॉट बी के। बिल्कुल हो सकता है, कब, अगर एंगल कितना 45 डिग्री। यहां तक तो ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये जो दरमियान में हमारे पास आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में कभी पैरेललोग्राम बन ही नहीं सकती। तो पता ये चला कि ए क्रॉस बी मॉडुलस ए डॉट बी के बराबर तो हो सकता था 45 डिग्री पर, मगर सिर्फ इस एक चीज ने दरमियान में आके सारा मसला खराब कर दिया। कभी भी डॉट प्रोडक्ट में आप एरिया ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो हमारे पास कौन सा इसमें ट्रू है, इनमें से कोई चीज भी सही नहीं है।